ये कहानी है मेरे गिलगित बल्तिस्तान में एक किराए की मोटरसाइकिल पे 16 दिन फिरने की। मेरा जाने से पहले या सफ़र के दौरान ये वीडियोस को बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब वापस आके इन दिनों में पेश आने वाले वाक़यात और यहाँ के बहुत ही मेहमान नवाज लोगों के बारे में सोचा तो ये फ़ैसला किया कि इनकी दास्तान बयान करूँ। कुछ अर्सा कबल मैंने अपना पहला सोलो बाइकिंग टूर करने का इरादा किया। इसके लिए मैं 8 मई को इस्लामाबाद से स्कर्दू के लिए रवाना हुआ। स्कर्दू पहुँचकर मैंने एक मोटर बाइक किराए पर ली, एक सिम खरीदी और अपने दोस्त के साथ खाना खाया। स्कर्दू में कुछ वक्त गुजारने के बाद मैंने अपने बैग बाइक पर बांधे और तकरीबन 3:30 बजे गिलगित की तरफ सफ़र शुरू किया। 4 बजे कचूरा में एक छोटी सी मीटिंग के लिए रुका क्योंकि वहाँ इंटरनेट सिग्नल्स अच्छे थे। ये वक्फा तकरीबन 1 घंटे का था और 5 बजे मैंने सफ़र दोबारा शुरू किया, जो कि इन मनाज़िर की वजह से काफ़ी अच्छा रहा। तकरीबन 8 बजे मैं शार्ट रोड पहुँचा और यहाँ सफ़र का पहला मसला पेश आया और बाइक की चाबी टूट गई। चाबी टूटते ही इस इलाके के लोगों की मेहमान नवाजी और एक मुसाफिर के साथ ताउन नज़र आना शुरू हुआ। एक रेस्टोरेंट वाले ने अपने पास स्टॉल रुकने का कहा, लेकिन इस पर कुछ देर सोचने के बाद मैंने सफ़र जारी रखने का फ़ैसला किया। इस पर रेस्टोरेंट वाले ने शाह रोड के वाहिद मोटरसाइकिल मैकेनिक को फ़ोन किया, जो कि अब तक दुकान बंद करके वापस जा चुका था, लेकिन फ़ौरन वापस आ गया। फिर एक नाखून काट की मदद से टूटी चाबी को बाहर निकाला और मैकेनिक ने मकामी लोगों के साथ मिलकर बाइक को डायरेक्ट किया और यूँ रात के तकरीबन 10:15 बजे मैंने गिलगित की जानिब सफ़र दोबारा शुरू किया और 11:15 बजे होटल पहुंचा। सुबह उठ के लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बाज़ार में हारून साहब का बताया। हारून साहब ने टूटे हुए टुकड़ों की मदद से डुप्लीकेट चाबी बनाई और मैंने बहुत इसरार के बावजूद एक मुसाफिर से उस दिन लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद करीब ही एक मोटरसाइकिल मैकेनिक से डायरेक्ट हुए स्विच को वापस ठीक कराया और उन्होंने भी एक मुसाफिर से पैसा देना गवारा न किया। यूँ मसला तो हल हो गया, लेकिन मैं यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी के कर्ज तले दब गया। बाइक ठीक होते ही आगे सफ़र जारी रखने का इरादा किया और तकरीबन 2 बजे गिलगित से चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते के बाद गिलगित चित्राल सड़क की तामीर की वजह से रास्ता बंद मिला। वहाँ इंतज़ार करने वाले और लोगों ने बताया कि बाइक और छोटी गाड़ियों के लिए मुतबादिल रास्ता भी है, सो मैं उस तरफ चल पड़ा। वहीं मैंने एक मकामी आदमी को लिफ्ट दी ताकि वो भी आगे पहुँच जाए और मुझे भी रास्ते का पता चलता रहे। फिर हम कुछ देर पतले रास्तों से गुजरते हुए वापस सड़क पर आ गए। और आगे जाने लगे, लेकिन जल्द एक और जगह सड़क की तामीर की वजह से रास्ता बंद मिला और यहाँ कोई मुतबादिल रास्ता भी नहीं था, सो इंतज़ार के अलावा कोई चारा न था। इधर इंतज़ार करते हुए मेरी मुलाकात इस सड़क के प्रोजेक्ट पे काम करने वाले एक इंजीनियर सऊद से भी हुई। इधर से जब रास्ता खुला तो मैं और सऊद साथ चले, क्योंकि सऊद की मंजिल मेरे रास्ते में ही थी। फिर रास्ते में सऊद को उतारा, साथ में चाय पी और आगे चल पड़ा। यूँ तो पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे खौफ और दहशत की अलामत होते हैं, लेकिन जीबी पुलिस उससे काफ़ी मुख्तलिफ है और टूरिस्ट पुलिस तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस रास्ते में टूरिस्ट पुलिस एहलकार मालूमात देते रहे और जगह जगह साथ तस्वीरें भी बनाई। एक एहलकार ने तो सिर्फ ये बताने के लिए पीछा किया कि मेरे बैग की रस्सी ढीली हो गई है। फिर उसने मेरे साथ रस्सी कसा, साथ एक तस्वीर ली और चल दिया और यूँ मैं गाहकूच पहुँचा। गिलगित से चित्राल के दरमियान सबसे बड़ी आबादी आपको गाहकूच में ही मिलेगी। गाहकूच को मैंने अपने आगे के सफ़र के लिए मरकज़ बना लिया और अपना सामान एक होटल में रख दिया ताकि आगे जाने में सामान कम और आसानी ज़्यादा हो। गाहकूच को चुनने का मकसद ये था कि गज़र की तमाम वादियों का रास्ते यहीं से जाते हैं और यहाँ से बार बार गुजरना था। गाहकूच में एक रात गुजारने के बाद मैंने इश्कमन वादी जाने का फ़ैसला किया और सुबह तकरीबन 12 बजे गाहकूच से निकल पड़ा। 1 बजे तक मैं इश्कमन वादी में वाक़ एक जगह चतुरखंड पहुँचा। ये वो मकाम है जहाँ तक ज़्यादातर इश्कमन आने वाले सयाह आते हैं और यहीं तक आपको ज़्यादा होटल्स भी मिलेंगे। यहाँ एक होटल को मैंने अपना दूसरा मरकज़ बना लिया और अपना सारा सामान रख दिया। तकरीबन 3 बजे मैं यहाँ से आगे की वादियों को देखने के लिए चल पड़ा। चतुरखंड से आगे सड़कें ख़राब हैं, लेकिन ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ भी इन्हीं रास्तों में हैं। आगे तेज़ हवाएँ चल रही थीं और मौसम कुछ ख़राब था। तकरीबन 1 घंटे से कुछ ज़्यादा के सफ़र के बाद मैं इश्कमन नाम के इस गाँव पहुँचा। इरादा तो इससे आगे के गाँव और वादियाँ देखने का भी था, लेकिन पहले ही 4:30 बज चुके थे और स्कर्दू से गिलगित के रास्ते में रात को सफ़र करने के बाद मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि अब यहाँ मज़ीद रात में सफ़र नहीं करूँगा। सो यहाँ मैंने कुछ वक्त गुजारा और फिर वापस होटल की तरफ चल पड़ा और इससे आगे की वादियाँ जैसे कि फैज़ाबाद और हंदिस न देख सका। अगली सुबह मैं बदसवत झील देखने के लिए निकला। ये झील 2011 में लैंडस्लाइडिंग के बायस वजूद में आई थी और इसके करीब में 5-6 बड़े ग्लेशियर्स भी हैं। तकरीबन 1 घंटे से ऊपर कच्ची पक्की सड़कों पर सफ़र करके मैं एमित पहुंचा, लेकिन एमित के फ़ौरन बाद फौजी चौकी पे मुझे परमिट ना होने की वजह से रोक लिया गया। मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। ये परमिट गिलगित बल्तिस्तान से बाहर के लोगों को DC दफ्तर से लेना होता है और
एमित में ही वाक़ तहसील दफ्तर से भी मिल जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ से आगे पाकिस्तान के सिर्फ 14 गांव और हैं, फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। हफ्ते का दिन था और डीसी और तहसील दफ्तर दोनों बंद थे, सो मुझे यहाँ से वापस लौटना पड़ा। फिर मैं कुछ देर एमित में ही रुका और यहाँ मुझे इजाज़ और शेर अफजल मिले। शेर अफजल यहीं अपना होटल बना रहे हैं और ये अपने मेहमानों के लिए आगे के परमिट का इंतज़ाम भी किया करेंगे। इनका होटल को जुलाई तक मुकम्मल तामीर करने का इरादा था। कुछ देर एमित में गुजारने के बाद मैं चित्तौड़गढ़ वापस रवाना हो गया, लेकिन दिन इतना भी बुरा नहीं होने वाला था। एमित से वापस आके इसी दुख में था कि झील नहीं देख सका। तभी मेरी मुलाकात एक टूरिस्ट पुलिस अफसर फजल दाद से हुई। मुझे चित्तौड़गढ़ के लोगों ने बताया था कि नदी के उस पार दही नाम का एक गांव है जहां एक आबशार है, लेकिन यह आबशार गूगल मैप से भी नहीं थी, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जाके ढूंढूं। इसका जिक्र फजल भाई से किया तो वो मोटरसाइकिल पर मेरे साथ आ गए और मुझे यहाँ तक ले आए। रास्ता काफ़ी ऊंचा था और 2 बंदों के साथ चलाना थोड़ा सा मुश्किल हुआ। इस आबशार को मकामी लोग दही ओशार कहते हैं, जिसका मतलब है दही आबशार। ये आबशार गुमनाम ज़रूर है, लेकिन इसकी वजह यहाँ सयाहों का ना आना है। मेरे हिसाब से ये आबशार खरमंग की मशहूर खामोश आबशार से भी बड़ी है, या कम अज़ कम उसके बराबर ज़रूर है। ड्रोन को ऊपर करके देखा तो पता चला कि ये आबशार ऊपर पहाड़ों पर ग्लेशियर से आ रही है और इसके रास्ते में और भी बहुत सी छोटी छोटी आबशारें हैं। दही के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। जब तक हम आबशार में रुके हुए थे, मकामी लोग आते रहे और अपने साथ चाय और खाने की दावत देते रहे। यहाँ आबशार के अलावा भी कुदरती हुस्न की कमी नहीं है। ये एक छोटा सा गांव है जिसका दुनिया से राब्ता चित्तौड़गढ़ के ज़रिए ही है। इन दोनों को लकड़ी का एक पतला सा पुल में आता है। दही से वापसी पे हम जगह जगह तस्वीरों के लिए रुके, जिनमें से 2 जगह काफ़ी अच्छी लगी। एक जगह रास्ते में ही है जहाँ से पहाड़ों का अच्छा मंजर आता है। यहाँ रुक के मैंने और फजल भाई ने कुछ तस्वीर ली, लेकिन यहाँ तस्वीरों के लिए सबसे अच्छी जगह दही और चित्तौड़गढ़ के दरमियान पुल है। इधर रुक के हमने काफ़ी तस्वीरें ली, लेकिन यहाँ थोड़ा मुहतात रहना पड़ता है क्योंकि ये वाहिद पुल है जो दही और चित्तौड़गढ़ को मिलाता है। सो इस पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल्स आती रहती हैं और यहाँ तक के ट्रैक्टर्स भी इसी से गुजरते हैं, और फिर पुल पे बिल्कुल जगह नहीं बचती। आबशार देखने के बाद एक अच्छा दिन गुजार के मैं चित्तौड़गढ़ वापस आ गया, लेकिन रात को तूफान आया और बिजली, इंटरनेट और फ़ोन सिग्नल्स सब बंद हो गए। अगली सुबह तूफान तो थम चुका था, लेकिन बिजली, इंटरनेट और फ़ोन सिग्नल्स अभी भी बंद थे। यहाँ ये मामूल है, इसीलिए इस दौर में भी यहाँ के लोगों के पास लालटेन होते हैं। मैप्स नहीं चल रहे थे, सो नाश्ते के बाद सोच ही रहा था कि कहाँ जाऊँ। तभी मेरी मुलाकात एक बार फिर फजल भाई से हुई, जो मेरे पास खुद ही होटल आ गए। फजल भाई से पूछा कि कहाँ जाया जाए, तो वो मुझे ब्रिजेल की ट्राउट फार्म से आए। यहाँ काफ़ी सारे फार्म्स हैं, लेकिन जिस फार्म पे हम आए इसके मालिक मास साहब थे और इनका बेटा महफाज दूसरे बच्चों को इस छोटी सी कश्ती पर सवारी करा रहा था। इस कुएं में बहुत ज़्यादा ट्राउट फार्म्स हैं और इस वजह से यहाँ आपको गिलगित बल्तिस्तान में सबसे सस्ती ट्राउट मिलेगी। इसके बाद तकरीबन 12:30 बजे तक मैं अपना सामान समेट कर वापस घाघूच की तरफ चल पड़ा, जबकि चित्तौड़गढ़ में बिजली, फ़ोन सिग्नल्स और इंटरनेट अभी भी बंद थे। घाघूच वापस आके मैंने एक दिन वहीं गुजारा क्योंकि काम करना था। इसके लिए मुझे अच्छे इंटरनेट की ज़रूरत थी और घाघूच के होटल में फाइबर इंटरनेट था। फिर 14 मई को मैं गज़र की अगली वादी फंडर की तरफ चल पड़ा। घाघूच को फंडर से चित्राल गिलगित शाहरा मिलाती है और इस पर अभी काम हो रहा है, इसलिए सुबह 9 बजे सड़क में रास्ते में 2 जगह से बंद होना था। समय सुबह 8 बजे से भी पहले चल पड़ा। तकरीबन 8:45 बजे मैं कुप्पस से थोड़ा आगे सदा समंदर से 2354 मीटर की बुलंदी पर वाक़ खरती झील पहुंचा और यहाँ कुछ देर रुक गया। ये झील दरिया गिलगित के ऊपर ही मौजूद है और इसी शहर पे आती है, और मुझे लगता है कि इसके मुकम्मल तामीर के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा सयाह आया करेंगे। इस झील में ट्राउट मछली पाई जाती है और पानी ठंडा होता है क्योंकि ये ग्लेशियर से आ रहा होता है। ये झील सर्दियों में जम जाती है और इसके ऊपर आइस हॉकी के टूर्नामेंट्स होते हैं। और सिर्फ झील ही नहीं, इसके आसपास के गांव भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। 9 से ऊपर यही बच गए और आगे का रास्ता बंद हो गया। खलती झील पे कुछ वक्त गुजार के मैं फंडर वादी की तरफ दोबारा चल पड़ा। रास्ते में काम शुरू हो चुका था, इसलिए रास्ता बंद हो गया था, लेकिन पहाड़ के ऊपर से मुझे मुतबादिल रास्ता मिल गया, इसलिए मैं फंडर की तरफ चलता रहा। इधर भी रास्ते में टूरिस्ट पुलिस एहलकार मिलते रहे और इन्होंने ही मुझे फंडर में एक होटल भी ढूंढ दिया। फंडर क्योंकि सतह समंदर से तकरीबन 3004 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, इसलिए यहाँ गर्मी देर से आती है। इधर मुझे चेरी ब्लॉसम देखने को मिल गया, जबकि पिछली वादियों में बाहर का मौसम 1 माह पहले ही ख़त्म हो चुका था। इस गांव की सबसे खूबसूरत बात यहाँ दरियाई गिलगित का फैल जाना है। यहाँ दरियाई गिलगित के ऊपर एक मशहूर लकड़ी का पुल है जहाँ से काफ़ी अच्छे मनाज़र आते हैं, लेकिन इस पर सिर्फ पैदल आ सकते हैं क्योंकि ये मोटरसाइकिल का वज़न नहीं सह सकता। ज़ेर तामीर चित्राल गिलगित शाहरा इस वादी के ऊपर से गुजरती है, इसलिए मेरे ख्याल से 2 साल बाद जब ये शाहरा बन जाएगी तब यहाँ सयाहों का बहुत रश हुआ करेगा और इसका कुदरती हुस्न फिर शायद वो ना रहे।
फंडर में जिस होटल में रुका उसे 2 भाई चलाते हैं। इनमें से एक अजहर थे। इन्होंने बताया कि फंडर के पास एक आबशार है जिसका लोगों को नहीं पता। यह आबशार भी गूगल मैप्स में नहीं थी। इस इलाके में पहाड़ों पे आपको काफ़ी आबशारें दूर से नजर आएंगी, लेकिन उनमें से अक्सर तक रसाई मुमकिन नहीं है। लेकिन इसका क्योंकि अजहर ने बताया था, तो शाम में हम दोनों इसे देखने के लिए चल पड़े। इसके लिए तकरीबन 40 मिनट सफ़र करना पड़ा, जिसमें ज़्यादातर कच्चा रास्ता था। और फिर हम इस मकाम पे पहुँचे जहाँ से आगे बाइक का रास्ता नहीं था। यहाँ बाइक को खड़ा किया और यहाँ से बमुश्किल 1 मिनट की हाइक करके हम इस आबशार पर पहुँच गए। ये एक 2 मंजिला आबशार है और ऊपर ग्लेशियर से पिघलने वाला पानी इस आबशार के ज़रिए आगे नाले में मिल जाता है। इधर ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन आगे एक गाँव का रास्ता यहीं इस नाले के साथ एक कच्ची सड़क के ज़रिए जाता है। आबशार देख के वापस आया तो मामूल के मुताबिक घर रब्ता करने का सोचा, लेकिन फ़ोन पे हर किस्म के सिग्नल्स बंद थे। अजहर से पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि सड़क की तामीर के दौरान कभी तार कट जाती है और फिर उसके जुड़ने तक सब सिग्नल्स बंद रहते हैं। गिलगित से फंडर और उससे आगे एक तार जाती है और इंटरनेट, फ़ोन सिग्नल्स और लैंडलाइन सब उसी पर चलते हैं। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में फंडर की तरह ज़्यादातर मकामात पर सिर्फ फौज का नेटवर्क एस्कॉम ही चलता है, क्योंकि बाकी किसी नेटवर्क को कौमी सलामती के नाम पर कभी पनपने ही नहीं दिया गया। तो जब एस्कॉम की तार कट गई तो रब्ते का कोई ज़रिया नहीं था। उधर मेरे घर वाले भी परेशान हो रहे थे और उन्होंने मेरे दोस्त आसिफ से भी पूछा। इन सब लोगों ने फंडर के मुख्तलिफ होटल्स में भी फ़ोन करके मेरा पता करने की कोशिश की, लेकिन तार कटने की वजह से कहीं भी इनका फ़ोन नहीं मिला। फिर रात को 10:53 पर सिग्नल आया, तब मुझे आसिफ को SMS मिला और तब मुझे इनकी परेशानी का अंदाज़ा हुआ। फिर सबको कॉल करके बताया कि मैं ठीक हूँ और सिग्नल्स बंद होने की वजह से रब्ता नहीं हो पा रहा था। अगली सुबह मैं और अजहर फंडर की मुख्तलिफ झीलों के पास से गुजरते हुए हुंदरब गांव की तरफ चल पड़े। फंडर की झीलों में लोगों ने गोल्ड फिश छोड़ दी हैं, जिनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, जबकि पहले इनमें सिर्फ ट्राउट फिश हुआ करती थी। तकरीबन 40 मिनट का सफ़र करके हम हुंदरब वादी के ऊपर पहुँचे। ये एक छोटा सा गाँव है जहाँ दरिया हुंदरब और दरिया गिलगित आपस में मिलते हैं। कभी यहाँ बाहर नहीं आई थी, वरना हरियाली आने के बाद के मनाजर इससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अब वक्त था नीचे उतर के हुंदरब गाँव में जाने का। इरादा आगे हुंदरब झील तक जाने का था। इसके लिए तकरीबन 1 घंटा गांव की कच्ची सड़कों से बासानी गुजरे। फिर गांव से आगे हमने तकरीबन 1 घंटा इस मुश्किल जीप ट्रैक पर सफ़र किया जो मकामी लोग झील तक बना रहे हैं ताकि सैयाह आसानी से पहुंच सकें। 1 घंटे बाद हम इस मकाम पर पहुंचे जहाँ से आगे मोटरसाइकिल का रास्ता नहीं था और यहाँ से हमने झील तक हाइक शुरू की। जीप ट्रैक के बाद बाइक खड़ी करके मैं और असर पैदल चल पड़े। रास्ता काफ़ी आसान था क्योंकि यह हुंदरब दरिया के साथ बिल्कुल सीधा था। तकरीबन 4 किलोमीटर का रास्ता था और इसमें चढ़ाई सिर्फ 110 मीटर की थी। इस रास्ते में जगह जगह याक घास चल रहे थे और कहीं कहीं लोग दरिया में ट्राउट पकड़ रहे थे। 1 घंटा पैदल चल के हमने ये रास्ता पूरा किया और हुंदरब झील पहुँच गए। ये 27 मीटर गहरी झील सतह समंदर से 3290 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है और दरिया हुंदरब के बिल्कुल साथ है। इसमें भी ट्राउट पाई जाती है और अजहर ने यहाँ 3 ट्राउट मछलियाँ पकड़ी। तस्वीर खिंचाने की कोशिश मैंने भी की, लेकिन पकड़ कुछ नहीं सका। इधर मछली पकड़ने के लिए 500 रुपये का लाइसेंस मिलता है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 मछलियाँ पकड़ सकते हैं। झील के पीछे का इलाका भी बहुत खूबसूरत है और कुछ लोग मज़ीद 1 दिन पैदल सफ़र करके उधर मछलियाँ पकड़ने और मनाजिर देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने ये मनाजिर ड्रोन बेच के ही देख लिया। हुंदरब से फंडर वापसी पर मोटरसाइकिल की चेन ढीली हो गई थी, इसलिए चेन टाइट करवाई। फिर फंडर आकर थोड़ा आराम किया, दोपहर का खाना खाया और 4:30 बजे बरसत की तरफ निकल पड़ा। बरसत फंडर से 23 किलोमीटर आगे 3268 मीटर की बुलंदी पर वाक़ गिलगित बल्तिस्तान का आखिरी गाँव है और इसके बाद अगली आबादी चित्राल की हदूद में वाक़ लसपूर है। इन दोनों के दरमियान लंगर और संदू टॉप है जहाँ कोई आबादी नहीं। रास्ते में चेन दोबारा ढीली महसूस हुई तो मैकेनिक के पास रुक गया। घर भी फ़ोन किया और बताया कि बरसत जा रहा हूँ और मैकेनिक की दुकान पर हूँ। फ़ोन बंद करते ही मैकेनिक ने बताया कि चेन ठीक हो गई है, लेकिन तब तक सिग्नल्स चले गए थे। फिर चंद घंटों बाद सिग्नल्स वापस आए तो घर बताया कि बरसत पहुंच गया हूं और रात वहीं गुजारूंगा। बरसत में बड़े होटल्स नहीं हैं, लेकिन हाईवे पे होने की वजह से मुसाफिरों के लिए कुछ होटल्स ज़रूर है। मैं इन्हीं में से एक होटल में रुक गया। बरसत में रात रुकने का मकसद ये था कि अगली सुबह लंगर में लंबी हाइक करनी थी, इसलिए लंगर के नज़दीक रात गुजारनी थी। अगली सुबह मैंने लंगर में हाइक करनी थी, जिसका मकसद वहाँ मौजूद एक झील तक जाना था, लेकिन रास्ता ठीक से नहीं पता था, तो इसके लिए होटल से 7 बजे मेरे साथ आ गया। सुबह 5:30 बजे मैं और 7 बरसत से निकल पड़े। आगे रास्ता बिल्कुल कच्चा था और तकरीबन 1 घंटा कच्चे रास्ता से गुजर के हम लंगर में दाखिल हो गए और इस मकाम पर पहुँचे जहाँ तक मोटरसाइकिल का रास्ता था। फिर यहाँ मोटरसाइकिल को खड़ा किया और हम दोनों ने पैदल सफ़र शुरू किया।
लंगर में घास काफ़ी उगती है और कुछ जंगलात भी हैं, इसलिए यहाँ बरसात के लोग घास और लकड़ियाँ इकट्ठी करने आते हैं। अभी सर्दी गई नहीं थी, इसलिए यहाँ ज़्यादा हरियाली नहीं थी। यहाँ माखोड़, स्नो लेपर्ड, रीछ और आइबक्स होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें इनमें से कुछ भी नजर नहीं आया, लेकिन इनके आसार जरूर नजर आए। हमें यहाँ सिर्फ घास चरते हुए याक नजर आए। तकरीबन 2.25 घंटे पैदल सफर करके सुबह 9:07 हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। ये सफर शुरू में आसान था, लेकिन आखिर में चढ़ाई और बर्फ की वजह से मुश्किल हो गया। एक जगह बर्फ में मेरा पाँव धंस गया और फिर पाँव तो बाहर निकल आया, लेकिन जूता वहीं नीचे रह गया और फिर साथ वाली ने इसे अंदर से निकाला। ये पैदल रास्ता तकरीबन 7.5 किलोमीटर लंबा था और इसमें 267 मीटर की चढ़ाई थी। ऊकुर झील को आज से 4 साल पहले मैंने पहली दफ़ा गूगल अर्थ पर देखा था। सैटेलाइट इमेजेस में इसके फिरोजी रंग और इसका वजन देखकर हैरानी हुई थी और ये सारी जगह पे मुख्तलिफ लग रही थी। रिजन आने का सबसे बड़ा मकसद इसी झील को देखना था। ये 5 किलोमीटर लंबी और 73 मीटर गहरी झील पाकिस्तान की पहाड़ी झीलों में सबसे बड़ी है। 16 मई की सुबह 9:07 पर इसे देखा, ख्वाब तो पूरा हो गया, लेकिन तब अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ। मैं थोड़ा जल्दी आ गया था और ये झील अभी जमी हुई थी, तो फिरोजी के बजाय सिर्फ सफ़ेद रंग नज़र आ रहा था। अजहर इससे 25 दिन बाद 10 जून को इसी झील गए थे और तब तक ये पिघल चुकी थी और तब के मनाजिर कुछ यूँ थे। ये झील कितनी बड़ी है इसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि ये ड्रोन झील के ऊपर 57 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है और इस वीडियो को 10 गुना तेज़ किया है। तो अगर कोई जहाज़ इसके ऊपर से 570 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ा हो तो उसे ऐसे मनाजिर नजर आएंगे। रिजर्व की बाकी झीलों की तरह इसमें भी ट्राउट की बहुतात होती है और लोग दूर दूर से यहाँ ट्राउट का शिकार करने आते हैं। इसके पीछे 3 और छोटी झीलें भी हैं जो कि पीछे 4 किलोमीटर तक फैलती हैं, लेकिन उनको देखने के लिए इस झील के किनारे 16 से 17 घंटे का पैदल सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इस झील पर किश्तियाँ मौजूद नहीं हैं। झील देख के मैं और साथ बली वापस बरसात आ गए। लंगर में तो वैसे ही सिग्नल्स नहीं है, लेकिन बरसात आके पता चला कि एक बार फिर यहाँ सड़क की तामीर की वजह से सिग्नल्स गायब हैं। तो ये फैसला किया कि आगे चलूँ। फंडर से आगे रिजल्ट की आखिरी वादी यासीन जाना था और रास्ते में गुपिस आना था, जो कि बरसात से 89 किलोमीटर दूर था और सड़क बिल्कुल कच्ची थी। इन कच्चे पक्के रास्ता से गुजर के जब गुपिस तक पहुँचा तो हिम्मत जवाब दे गई और यासीन के बजाय वहीं एक अच्छे होटल में ठहर गया। आज के दिन में कच्ची सड़कों पर 120 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चला चुका था और 4.5 घंटे से ऊपर हाइक कर चुका था। वैसे पिछले कई दिनों का सफ़र, हाइक्स और रोज़ की सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद के बाद अब मुझे कुछ आराम की ज़रूरत थी। अगले दिन मैं थोड़ा सा सफ़र करके यासीन पहुंच गया, लेकिन थकावट अभी उतरी नहीं थी, इसलिए इधर आके भी एक दिन आराम किया और जुम्मे की नमाज के अलावा होटल से बाहर नहीं निकला। 2 रातों और एक दिन के आराम के बाद मैंने यासीन वादी को देखना शुरू किया। ये वादी गुबिस के साथ ही है और एक ज़माने में चित्राल की वर्शिकुम रियासत का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी रह चुकी है। ये रियासत चित्राल के महतारों ने कायम की थी और यासीन के महतार चित्राल के महतारों की तरह बहुत जंगजू हुआ करते थे। यासीन के महतारों ने सिख और डोगरा अफवाज से गिलगित में भी जंगें लड़ी थी। यासीन में मेरी मुलाकात शाह रहीम खान से हुई और इन्होंने एक पूरा दिन मेरी मेहमान नवाजी भी की और मुझे यासीन वादी दिखाने के साथ साथ इसकी तारीख के बारे में भी बताया। शाह रहीम का यासीन में स्नो कैप्ड एडवेंचर क्लब है जो हाइकिंग, ट्रैकिंग, स्कीइंग और आइस हॉकी जैसी एक्टिविटीज़ कराता है। ये साथ में अपना होटल भी बना रहे हैं और फैमिली टूर्स का इंतज़ाम भी करते हैं। इस दिन बारिश हो रही थी और ड्रोन को उड़ाना मुश्किल था, लेकिन क्योंकि ये साथ थे इसलिए मैंने इस दिन को ज़ाया नहीं करना चाहता था। सो हमने सफ़र का आगाज़ किया। यासीन में पहला मकाम जहाँ शाह रहीम मंजिल आए वो संदी गाँव में वाक़ मधुरी किला था। ये अब किला तो नहीं, लेकिन इसके खंडरात हैं। ये संदी विलेज, ये आप 1800 सदी से पहले ये बना तो बहुत पहले था, कह रहे हैं यहाँ के आबाओ अजदाद जो बता रहे होते हैं और कुछ किताबों में इसके जिक्र है। 1862 में यहाँ पे जो लास्ट जो जंग लड़ी गई ना, तो तब से ये चीज़ ये जो यहाँ पे ऊपर कुछ असरात में अभी जाके दिखाऊंगा आपको। और ये जो है तब यहाँ का ये एंट्रेंस था और इस जगह को मुंतखब करने का ये मतलब था कि रमीज़ भाई कि यहाँ से जो यासीन के जो चारों अतराफ जो नहीं है वो नज़र आएंगे। यहाँ के मुख्तलिफ रियासतें होती थी। हुंजा अलग रियासत थी, गिलगित अलग रियासत थी, पुनियाल अलग रियासत थी, यासीन अलग रियासत। यहाँ पे मुख्तलिफ एतवार में मुख्तलिफ अटैक्स हुए। यहाँ पे आपका क्या कहते हैं तिब्बतियंस का भी हुआ है, चाइनीज़ का भी हुआ है, रशिया का भी हुआ है, ठीक है ना। यासीन को अंग्रेज़ साम्राज्य के लिए लड़ने वाली डोगरा अफवाज से शिकस्त हुई क्योंकि उनके पास बंदूकें थीं और यासीन के कबाइल के पास ज़्यादातर तलवारें, नेज़े और तीर हुआ करते थे। इसमें देखो तो छोटी छोटी दीवारें बनाए हैं लोगों ने, ठीक है ना। वो जहाँ से लोगों का ऊपर जाने का एक्सेस था उन्होंने रोका हुआ है कि और आप देखे थे वहाँ इजी लोग नहीं आ सकते थे, तब ऊपर नहीं जा सकते थे। जहाँ जहाँ पे थोड़ा जाने का उनको थोड़ा रास्ता था वहाँ पे उन्होंने देखो दीवारें बनाए हैं मिट्टी से। जी जी।
और ये और ये साथ ये सारे दीवारें जो नहीं ये गिरा दिया गया है बाद में। अच्छा ये वाला ये जो नीचे है। आगे जो फ्रंट में ना वहाँ पे कह रहे हैं कि वो सिख डुकरे उधर होते थे, वहाँ से फायरिंग होती थी। फिर ये सामने उधर उस पार भी सिख डुकरे रह रहे थे। अंदर का कोई बंदा मिला हुआ था इनके साथ, ठीक है ना, जो सिख डुकरे थे उनके साथ। उन्होंने वो रास्ता दिखा दिया, यही रास्ता था, और इसी रास्ते के वो अंदर आ गए, जंग लड़ी गई तलवारों से, नीजों से, ठीक है ना। फिर इसी तरह होकर यहाँ पे तब शिकस्त हुई थी यहाँ के कबाइल को। यासीन के कबाइल को जंग में शिकस्त के बाद एक कत्लेआम का सामना करना पड़ा। जो लोग खुद नहीं लड़ सकते थे, यानी कि बूढ़े, औरतें और बच्चे, उन्होंने किले में बना ली हुई थी, और जब किला फतह हुआ तो उन सबको कत्ल कर दिया गया। उस वक्त के जो लोग थे यहाँ पे ना, उनको एक तो ये डर था कि जो नीचे घर होते वो बाहर के हमलावर जो होते थे वो घरों में घुसते थे, अच्छा, मारते थे उनको, वो अचानक उनके ऊपर अटैक हुआ करता। जब इनको पैगाम मिलती थी कि वो सिख डुकरे आ रहे तो फिर आप अपने महफूज पनाहगाह पे जाइए, तो तब उन लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे घर बनाए थे। कह रहे ये जो पत्थर आपको नजर आते हैं ना, ये नीचे दरिया के किनारे से लाए हैं, पनाह था, यहाँ पे लोग रह रहे थे। अब यहाँ पे ये है कि अगर बंदा थोड़ा वो कर लेना, डिगिंग करे नीचे, तो यहाँ इंसानी हड्डियाँ अच्छा आपको नजर आएंगे, ठीक है ना, ये राख आपको नजर आएगा। कत्ल खर्च बहुत ज्यादा हुई थी तब यहाँ पे, और यहाँ के जो लोकल्स थे, यहाँ के जो लोग थे, कह रहे कि कोई 1400 के करीब लोगों को कत्ल किया इसके ऊपर। जंग में शिकस्त के बाद अगले 85 साल यासीन डोगरा ख़ानदान की कश्मीर रियासत का हिस्सा रहा, लेकिन ये गैर फितरी तसल्लुत एक दिन ख़त्म होना था। 1947 में जब अंग्रेज़ तकसीम हिंद करके जाने लगे, तब डोगरा ख़ानदान को अंग्रेज़ों की पुष्पनाही हासिल ना रही, और तब पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जीबी स्काउट्स का एक मुसल्लह बगावत शुरू की, और इसमें लड़ने वालों में यासीन वालों की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। बिल आखिर इस लश्कर ने डोगरा राज की फ़ौज को शिकस्त दी। हिंदुस्तानी फ़ौज ने डोगरा का साथ दिया, तो जीबी स्काउट्स ने जवाबन पाकिस्तान से इल्हाक कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान के लश्कर और यासीन के मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ जो जंगजू थे, इनके पास दो ऑप्शंस थे ना, या तो ये पाकिस्तान के साथ जाए या इंडिया के साथ। कि तब एक मुआहिदा हुआ था कराची में इनके साथ, उस मुआहिदे में लिखा है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ बैठना चाहते हैं। पाकिस्तान ने तब कुछ नहीं दिया था, न कोई हथियार दिया है, न कोई फोर्स दिया है। तब गिलगित बल्तिस्तान यानी जीबी स्काउट होते थे, निजात तलवारों से इस एरिया को आज़ाद करा के उन्होंने दे दिया भाई पाकिस्तान को। डोगरा राज से सारे इलाका आज़ाद करवाने और पाकिस्तान को ये पूरा खित्ता प्लेट में लिख के देने के बावजूद भी गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान ने आज तक नहीं अपनाया। आज तक न इसे आइन में सूबे का दर्जा दिया है, और ना ही आज तक कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के इक़्तिदार के अवाना में आ सकते हैं। बदकिस्मती ये है कि अब भी पाकिस्तान ने हमें तस्लीम, आइन में आप देखें, आइन में ही हम 4 सूबे आपको नजर आएंगे, मगर कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान आपको कहीं पे ना। फिर एक ऑर्डर के तहत हमें चलाया जाता है, उसको थोड़ा एमिटमेंट किया है। अब भी हम जो चीखे मारते हैं ना, ये कह रहे यार हम आपके साथ बैठना चाहते हैं, हमें रिप्रेजेंटेशन आप दे दिया अपना असम्बलियों में, पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में बैठना चाहते हैं। पाकिस्तान तो आपको पता है नॉर्थ को ही दिखाता है, आप उसका ग्लेशियर्स देखे, K2 देखे, पहाड़ी सिलसिले देखे, ठीक है ना, दरियाही सिलसिले देखे, बस दिखाता हमें है, हाँ, और अपनाता नहीं। यासीन वादी का अगला गांव हमदर्द था। यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुका, लेकिन एक छोटा सा वक्फा ज़रूर लिया। ये गांव मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त अमजद का आबाई गांव है। नज़र आने का इरादा कुछ साल पहले अमजद के साथ ही बनाया था, लेकिन तब कुछ मसरूफियात की वजह से ये हो नहीं पा रहा था। फिर हुआ कुछ यूँ कि अमजद रोज़गार के लिए बैरून मुल्क चला गया, और मैं बिलाखिर 2024 में अकेला ही यहाँ आ गया। लेकिन उसके दोस्तों और कज़न से मेरी यहाँ काफ़ी रहनुमाई और मदद की। शाह रहीम से मेरा रब्ता भी उसके एक दोस्त नहीं कराया था। अंदर में आपको यासीन के लोगों की आज भी जंग होने के सबूत मिलेंगे, और वो यूँ कि कारगिल जंग के कई शुहदा की कब्रें यहाँ मिलेंगी। इनमें सबसे मशहूर शान हैदर पाने वाले हवालदार लालिक जान का मकबरा है। लालिक जान का मज़ार यही है क्योंकि अंदर उनका वही गाँव था। लालिक जान के मज़ार को देख के मैं और शाह रहीम यासीन वादी के आखिरी गाँव दरकुट को देखने के लिए आगे चल पड़े। यासीन वादी का आखिरी गांव दरकुट है। यहाँ यासीन की सबसे बड़ी चोटी दरकुट चोटी भी है, लेकिन ऐसे मौसम ख़राब था और नीचे नीचे तक बादल थे, जिसकी वजह से चोटी नज़र नहीं आ रही थी। इस चोटी से 2 ग्लेशियर्स भी इस गांव की तरफ आते हैं, और इनसे पानी पिघल के गम्मू पर झील बनती है। ये झील भी सर्दियों में चल जाती है, और शाह रहीम का एडवेंचर क्लब इस पर आइस हॉकी के टूर्नामेंट कराता है। इस बारिश में ड्रोन उड़ाना काफ़ी खतरनाक था, लेकिन इन हसीन मनाज़र के लिए हमने खतरा मोल लिया। इसके लिए हमने सतह को हमवार करके एक छोटा सा लॉन्च पैड बनाया, और उसी से ड्रोन को उड़ाया और उसी पे वापस उतारा। बारिश के दौरान ही हमने ड्रोन को झील और बेसिस के ऊपर उड़ाया और वापस खेतों की तरफ आ गए। एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, जहां आपको खेत, पहाड़, ग्लेशियर्स, नहरें, घास चरते हुए घोड़े और मवेशी नजर आएंगे। अगर पिछले दिनों की तरह इस दिन भी धूप होती तो और भी कहीं ज़्यादा अच्छे मनाज़र नजर आते, और उनमें दरकुट चोटी भी होती।
अगले रोज़ यासीन से वापस गाहकूच की तरफ निकला और रास्ते में शदीद बारिश शुरू हो गई। मैं और सारा सामान भीग कर गाहकूच पहुँचे और फिर गाहकूच में ही एक रात गुजारी। इधर मैंने अपने कपड़े धुलवाए, सामान को सुखाया और अगली सुबह अपना सामान बांधा और फिर वापसी का सफ़र शुरू किया। अब अगली रात के लिए गिलगित जाना था, लेकिन रास्ते में वही हुआ जो शुरुआत में हुआ था। मुझे एक बार फिर सड़क के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर सऊद मिल गए। सऊद अब गिलगित वापस जाना चाह रहे थे, सो हम दोनों एक बार फिर साथ हो गए। गिलगित से गाहकूच भी इन्हीं के साथ आया था और अब गाहकूच से गिलगित का सफ़र भी इत्तफाकन इन्हीं के साथ होने लगा था। गिलगित पहुंच के मैंने अपना सामान होटल में रखा और फिर सऊद की कॉल्स आने लगी। रात के खाने के लिए सऊद ने मुझे अपने घर मदऊ किया, जिस पे मैंने इब्तदाई इनकार के बाद हामी भर ली, जिसकी वजह इनका बेहद इसरार था। फिर रात का खाना मैंने सऊद के घर उनके अहल खाना के साथ खाया और फिर बाहर निकल गए। सऊद ने मुझे रात में थोड़ा सा शहर और जगह गिलगित दिखाया। फिर हम दोनों ने चाय पी और उसके बाद मैं वापस होटल आ गया। अगले दिन मैंने मज़ीद सफ़र नहीं किया क्योंकि काम करना था, इसलिए दिन गिलगित की होटल में ही गुजरा। मैंने अपने आज के रूटीन का सऊद को बताया हुआ था। शाम में काम ख़त्म करने के बाद सऊद ने फिर रब्ता किया। मैं थोड़ी देर में इनके पास चला गया और फिर हम इनके भांजे अरबाज के पास आ गए। पहली बार इस बाइक पर ट्रिपल सवारी की। हम तीनों ऐसी बाइक पे सऊद और अरबाज के आबाई गांव दनियोर आ गए। इसको गांव कहना तो नाइंसाफ़ी होगी, ये अब छोटा सा शहर है जो कि बुलंदे वाले चोटियों के दरमियान वाक़ है। दरिया गिलगित भी इसी के दरमियान से गुजरता है। यहाँ हमने एक छोटे से टीले पर चढ़ के दनियोर का मंजर देखा और सूरज ढलने के बाद अरबाज के घर आ गए। यहाँ अरबाज ने अपने घर के बगीचे में लगे दख्तों से चेरीज़ खिलाई। इसके बाद हम वापस गिलगित शहर आ गए, जहाँ हमने रात के खाने में लकमा और ममतू खाए, जिसके बाद मैं होटल वापस आ गया। अगली सुबह मुझे गिलगित से स्कर्दू जाना था। इसी रास्ते में आते वक्त शाहटूट के मकाम पर मोटरसाइकिल की चाबी टूटी थी। ये सड़क पर वाकई एक छोटा सा गांव है जो कि हरामोश वादी के करीब है। इससे 3 किलोमीटर आगे सस्ती नाम का एक गांव है, जहां से हरामोश वादी जाने के लिए पैदल सफ़र शुरू करना होता है। मैं सुबह नाश्ता किए बगैर ही गिलगित से रवाना हो गया, क्योंकि इरादा शाहटूट पर उसी होटल में नाश्ता करने का था जहाँ पिछली बार मसला पेश आया था। जब मैं इस होटल पहुँचा तो यहाँ के बावर्ची मुझे पहचान गए। इनसे नाश्ता बनाने का कहा और मैं अपना ड्रोन उड़ाने लगा। इधर कुछ मकामी लोग थे जो मुझे बताने लगे कहाँ पे नहरें और आबशार हैं, सो मैं ड्रोन को उस तरफ ले गया। इधर ही इन लोगों ने मुझे कहा कि ड्रोन का मुझसे कहीं ज़्यादा फ़ायदा इनको होता। किसी ने कहा कि हम इसके ज़रिए पहाड़ में सारी चीज़ ढूंढ सकते हैं, तो किसी ने कहा कि हम पहाड़ से गिरने वालों को ढूंढ सकते हैं। किसी ने यह भी कहा कि इधर ज़लज़ले और सैलाब आते रहते हैं, सो हम इसके ज़रिए सूरत हाल का जायज़ा ले सकते हैं। फिर नाश्ता ख़त्म करने के बाद मैं दोबारा स्कर्दू की जानिब चल पड़ा। शाहटूट से स्कर्दू पहुंचने के बाद मैंने अपना सामान होटल में रखा और ढलते सूरज को देखने के लिए सफ़रंगा सहरा पहुंच गया। स्कर्दू के साथ सतह समंदर से 2226 मीटर्स की बुलंदी में वाक़ ये सहरा काफ़ी मशहूर है, जो कि सूरज ढलने के वक्त बाकी स्कर्दू की तरह और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग, बाइकिंग और जीप सफारी होती है। पैराग्लाइडिंग पहले भी कर चुका था, सोचा इस बार ट्रेल बाइक किराए पर लेके टीलों पर जाऊँगा, लेकिन यहाँ जाके पता चला कि टीलों पे बाइक ले जाने की इजाज़त नहीं है, सो मैं पैदल ही चल दिया। कुछ देर में जब टीलों तक पहुँचा और ऊपर चढ़ना शुरू किया तो अंदाज़ा हुआ कि टीलों पे चढ़ना किस कदर मुश्किल काम है। इधर हवा इतनी तेज़ थी कि रेत आँख, नाक, कान, मुँह और कपड़ों सब में गई, लेकिन इस मंजर के लिए थोड़ी सी मुश्किल की खैर है। फिर वापस आके अपने कपड़ों और जूतों से रेत निकाली और वापस होटल की तरफ चल दिया। अगली सुबह मैंने मसरूर रॉक जाने का फैसला किया। ये एक चट्टान है जो कि लायन किंग के प्राइड रॉक से मिलती जुलती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि ये उसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा ऊंची और ख़तरनाक है। इसके लिए मैंने एक लोकल गाइड गुलाम नबी से रब्ता किया। मैंने देर कर दी थी और तकरीबन 10:30 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया। इसके लिए हुसैनाबाद गाँव तक मोटरसाइकिल का रास्ता है, जहाँ से पैदल सफ़र शुरू होता है। यह हाइक बिल्कुल भी आसान नहीं है। सिर्फ 3 किलोमीटर के सफ़र में 771 मीटर की चढ़ाई है। इस रास्ते में 2 लकड़ी के कैंप्स हैं, जहां हमने रुक के थोड़ा सांस लिया। इस रास्ते में गुलाम नबी ने तस्वीरों के लिए कुछ ज़्यादा ही मेहनत की, लेकिन फिर तस्वीरें भी अच्छी आई। ये पत्थर थुरगो नामी एक चोटी पे वाक़ है। 2 घंटे और 47 मिनट के बाद हम सतह समंदर से 3737 मीटर की बुलंदी पे वाक़ इस पत्थर तक पहुँचे। यह खासा ऊंचा पत्थर है और नीचे देख के थोड़ा खौफ आता था, इसलिए मैं इस पर खड़ा नहीं हुआ। लेकिन गुलाम नबी को देखे कैसे कोरे पे खड़े हैं जैसे कोई मसला ही नहीं। यहाँ से आपको स्कर्दू, शिगर, कतपना सहरा, दरिया सिंध और सैकड़ों चोटियाँ नजर आती हैं। अगली सुबह गुलाम नबी एक बार फिर मुझे लेने होटल आ गए, लेकिन इस बार ये अपनी मोटरसाइकिल पे आए थे, क्योंकि ये मेरी वापसी का वक्त था और ये मुझे होटल छोड़ने के लिए आए थे। ये 16 दिन यादों और लोगों की मेहमान नवाजी से भरपूर थे। इस ट्रिप में कुछ मुश्किलात भी पेश आई, जैसा कि एस्कॉम का इंटरनेट ख़राब होने और एस्कॉम के अलावा कोई मुतबादल न होने की वजह से काम करने में मुश्किल रही। इसी तरह सफ़र की बेआरामी और कम नींद की वजह से
मेरा वज़न 5 किलो गिर गया था।